बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का फैसला, बुशरा बीबी का फैसला, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आज सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। क्यों? बहुत दिलचस्प है ये पूरी कहानी, जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि कानून है, उस कानून पर अमल दरामद करना है। तो इमरान खान साहब के मामले में ये कानूनी सूरत हाल है क्या, इसकी बात करेंगे। इसके बाद 1010 होंडा सिटी गाड़ियां ये खरीदी जा रही हैं कमोबेश। अगर एक गाड़ी आप 70 लाख रुपए की भी लगाते हैं तो ये कुछ 7 अरब रुपए से ऊपर की खरीदारी बनती है। और ये कौन खरीद रहा है, किसके लिए खरीदी जा रही हैं, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साहब को ये कह दिया है कि अब बस चुप, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस पूरे मामले में ज़रा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ऑब्वियस है। इसकी भी बात करेंगे। और एक शहरी का फौजी अदालत में मुकदमा, बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदा जो सुनाई दे रही है, क्या केस का फैसला वैसा ही होगा जैसा अदालत से आने वाली सदाओं से हमें अंदाजा हो रहा है। देखते हैं क्या बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। डू लेट अस नो कि क्या चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहले बात इमरान खान साहब के इस मामले की, जिसमें जज साहब नासिर जावेद राना ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मौजूद नहीं, बुशरा बीबी साहिबा मौजूद नहीं, इसलिए मैं ये फैसला नहीं सुना रहा। फैसला लिखा हुआ है मेरे पास। बहुत जोर देके उन्होंने बताया कि फैसला लिखा हुआ है मेरे पास। अब ये फैसला मैं 17 जनवरी को सुनाऊंगा, ये जज साहब ने कहा है। तो हुआ क्या, कल आप ये जो खबर देख रहे हैं इसके मुताबिक आपको नजर आ रहा है 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कल ये खबर आ गई थी और इमरान खान साहब की लीगल टीम को ये जेल में अदालत के हुक्काम की जानिब से बता दिया गया था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। यही खबर हमने आपके लिए और मीडिया ने आपके लिए ब्रेक की। फिर हुआ ये कि जज साहब पहुंच गए सुबह, उनके अपने बयान के मुताबिक 8:30 बजे अडियाला। और उन्होंने ये कहते हैं कि मैंने 2 बार इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया कि अदालत आई। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया जब तक मेरी लीगल टीम नहीं आ जाती मैं नहीं आ रहा। और फिर जज साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी पूछा और उसके बाद जज साहब कुछ 10:30 बजे चले गए कि ये मौजूद नहीं है, इसलिए मैं फैसला नहीं सुना रहा। अब 11 बजे का वक्त था। बुशरा बीबी साहिबा कुछ 10:50 के आसपास अडियाला जेल पहुंच चुकी थी। इसीलिए बाज लोगों ने कहा कि आ गई हैं, फैसला सुनाया जाएगा, सजा होगी, यहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर पता चला कि जज साहब तो 10:30 बजे उठ के चले गए। जज साहब जा चुके कि अब मैं ये फैसला 17 जनवरी को सुनाऊंगा, ये लोग मौजूद नहीं है। अब इमरान खान साहब कहाँ थे? अडियाला जेल के अंदर। उनको जेल की अदालत में पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? जेल हुक्काम की जिम्मेदारी थी। जेल हुक्काम इमरान खान साहब को इस अदालत में लेकर आते, नहीं लाया गया। बुशरा बीबी साहिबा जो वक्त था उससे पहले पहुंच चुकी थी। इमरान खान साहब के वकीला की टीम पहुंच चुकी थी। फैसल चौधरी साहब को हम पहले से बाहर देख रहे थे, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो भी बात कर रहे थे। लेकिन जज साहब ने ये फैसला नहीं सुनाया। 23 दिसंबर को नहीं सुनाया, 6 जनवरी को नहीं सुनाया, अब भी नहीं सुनाया। अब 17 तारीख आ जाएगी और जज साहब फैसला सुना देंगे, ये कहा जा रहा है। जज साहब ने कहा 6 जनवरी को मैं था ट्रेनिंग पर, वरना फैसला सुना चुका होता। अब मेरे पास फैसला लिखा हुआ है। हुकूमत बार बार ये कहती है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल से चीखें मार रहे हैं और उन्हें रिलीफ चाहिए। यानी कैसा आदमी है जिसको रिलीफ चाहिए? कि एक बार बीमार नहीं हुआ, किसी अस्पताल में नहीं गया, वो हर बार ये कहता है कि मुझे सजा दो, अगली अदालत में मुंह काला होगा इस पूरे सिस्टम का। वो ये बाकायदा तौर पर बात करता है। कैसा आदमी जो रिलीफ मांग रहा है, उसके बारे में खुद राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, दीगर लोग ये बता रहे कि अगर ये ऐसे ट्वीट करता रहेगा तो फिर मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तो वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली कह रहा है। तो हुकूमत जो बातें कर रही है वो तो वहीं पर ठुस हो जाती है कि हुकूमत की बातों में दम नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं सुनाएं सजा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 17 को जब ये फैसला सुनाया जाएगा उससे पहले 15 को जज साहिबान नए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके होंगे। ये मामला वहां देना है।
کچھ دوستوں کی دلیل یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب ہے نا, تو پھر کیوں انتظار کرنا ہے کہ نئے جج صاحبان آ جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب اس معاملے میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کر چکے ہیں. تو جو ضمانت منظور کر چکے ہیں, جنہیں کیس میں دم نظر نہیں آ رہا تھا, وہ جج صاحب جب اس کو سنیں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس لیے نئے جج صاحبان کا انتظار کیا جا رہا ہے. بہرحال 17 کے بعد ہم وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیس کن کے پاس لگایا جائے گا, کیا کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. جج صاحب نے جو ریزن دی اس ریزن پہ بات کرتے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب موجود نہیں, قانونی سچویشن یہ ہے کہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے. قانونی سچویشن پہ یاد آتا ہے آپ کو ہمایوں دلاور صاحب کا معاملہ. ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان صاحب موجود نہیں تھے, فیصلہ سنا دیا تھا, تو تب بندہ موجود ہو, یہ قانونی سچویشن نہیں تھی. قانونی سچویشن پہ آپ کو یاد آتا ہے وہ معاملہ جس میں زمان پارک پہ تقریباً حملے جیسی صورتحال تھی ہمارے سامنے, اور وہاں لاہور کی پولیس, اسلام آباد کی پولیس, رینجرز کے اہلکار موجود تھے. اتنے شل لے کر اپنے سامنے عمران خان صاحب الجزیرہ پہ بیٹھے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے گھر پر حملہ کر دیا گیا ہے. اور کچھ 48 گھنٹے تک وہاں پر ہم نے دیکھا میدان جنگ کی صورتحال تھی. کیوں؟ کیونکہ 5 دن بعد عمران خان کو ایک عدالت میں پیش ہونا تھا. حکام آتے ایک ڈاکیومنٹ دیتے اور کہتے سائن کریں کہ آپ 5 دن بعد اس عدالت میں پیش ہوں گے. لیکن نہیں, وہ 5 دن پہلے گرفتار کر کے لے جا کر کہیں رکھنا چاہتے تھے, تو اس لیے آئے تھے. یہ عمران خان صاحب کے معاملے میں قانونی صورتحال کا معاملہ ہے. قانونی صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لیے بھی اڑائے ہیں کہ ان میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا. یہ تو معاملہ ہے ہماری عدالت کا جو کہتی ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے, اس لیے یہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. ممکنہ طور پر ریزن کچھ اور نظر آتی ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالا, زمان پارک, باہر چلے جائیں, لیکن کچھ ہمارے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر لیں تو بات بن سکتی ہے. اب اس کو وہاں جوڑا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں بہرحال کیا بنتا ہے. لیکن قانونی صورتحال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس سے پہلے بھی کہاں یہ تقاضے پورے ہوئے اور قانون کی دھجیاں خود عدالتوں کی جانب سے اڑائی گئی ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ. دیکھیے شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت ڈیو شو کاز نوٹس تھا وہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا 7 دن میں جواب دیجیے, آپ کے بیانات کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کے بیانات کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے, مذاکرات کا ایک پروسیس ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اب آپ خاموشی اختیار کریں گے, اور آپ نے اب تک یہ کیوں کیا ہے کہ مذاکرات کی وہ کمیٹی جس میں آپ نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ مسلسل بیان بازی کرتے رہتے ہیں, اس سوال کا جواب دیجیے. فردوس شمیم نقوی صاحب کے دستخطوں سے یہ لیٹر جاری ہو گیا ہے. مروت صاحب کو خاموش رہنے کی کال دے دی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مروت صاحب سب کر سکتے ہیں, خاموش نہیں رہ سکتے. وہ بہت جذباتی اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والے آدمی ہیں. بہت مشکل ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب اس پر عمل درآمد کریں. دیکھتے ہیں بہرحال کیا بنتا ہے. اب یہ جو ہونڈا سٹی 10 گاڑیاں ہیں یہ ایف بی آر حکام کے لیے خریدی جا رہی ہیں. ایک لیٹر ہمارے سامنے ہے. اس لیٹر کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے. نیویگیشن سسٹم ود ریورس کیمرا, اچھا ان گاڑیوں میں آتا ہی ہے. ہائی گریڈ انٹیریئر, فری فور پیریوڈک مینٹیننس, 20,000 کلومیٹر 12 months وغیرہ. ایف بی آر لوگوز آن بوتھ فرنٹ اینڈ ڈورز, فرنٹ وائڈ ونڈ اسکرین. تو یہ ایف بی آر حکام کے لیے خریدی جائیں گی. لیٹر بتاتا ہے کہ یہ خریدی جائیں گی فرسٹ فیز میں جنوری, فروری, مارچ 75, 200, 225. پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز ہوگا تو اس میں اپریل اور مئی میں 250 اور 260 گاڑیاں, 1010 ہونڈا سٹی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں ایف بی آر کے درمیانے حکام کے لیے. تقریباً 7 ارب روپے سے اوپر کی یہ خریداری بنتی ہے. ہمارے ہاں ابھی عوام کو بجلی کے بلوں پر ریلیف دینے اس غریب ملک کی مالی مشکلات سے دوچار حکومت گئی تھی آئی ایم ایف کے پاس اور کہا کہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا, عوام کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے. تو جب عوام کو ریلیف دینے کی بات ہوگی تو آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا, جب ٹیکسز میں کمی کی بات ہوگی تو آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا. لیکن پنجاب کی پوری حکومت, پوری اسمبلی, ان کے لیے تنخواہیں بڑھائی جائیں گی, وزیروں کے لیے مراد بڑھائی جائیں گی, پیسے بڑھائے جائیں گے, تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھا جائے گا. جب ججز کے لیے پیسے بڑھائے جائیں گے, فی جج کوئی 6-7 لاکھ روپے بڑھائے جا رہے ہیں, تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھا جائے گا.
जब वुज़रा के लिए मुराद बढ़ाई जाएंगी तो नहीं पूछा जाएगा, जब ये जो वीगो डाले और फॉर्च्यूनर गाड़ियां पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को खरीद कर दी गई, असेंबली के हुक्काम को खरीद कर दी जाएंगी तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये 1010 गाड़ियां एफबीआर वाले खुद जो जानते हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और ये अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रहे, इनके लिए खरीदी जा रही है तो नहीं पूछा जाएगा। एक आम आदमी को रिलीफ देना होगा तो हम ऐसे पूछेंगे रिलीफ दें या ना दें। ये हमारी हुकूमतों की तरजीहात हैं। एक आम आदमी की औकात क्या है ये हमारी हुकूमतें खुद बार बार बता देती हैं। आखिरी चीज़ इस वीडियो में देखिए, हमारे सामने सिचुएशन क्या है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला है। बार बार अदालत से जो रिमार्क्स आते हैं ना, वो रिमार्क्स बताते हैं कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब भी जमाल खान मंदोखेल साहब, उनके रिमार्क्स हमें सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोर से पता चल रहे हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। अमीनुद्दीन खान साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा मुनासिब होगा कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करें, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए इसे मुख्तसर रखिएगा। जजेस से मुतालिक सवालात हुए तो आखिर में इसको भी देख लेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59 और उसकी ज़ेली दफ़ा 4 को कलअदम करार दे दिया। मंदोखेल साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा, तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि सेक्शन 13D तो फौजियों को फराइज की अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। मैंने तो पहले भी कहा कि हमारे यहाँ तो जो मुल्क का आइन तोड़ने वाला डिक्टेटर है उसको हमारी अदालतों ने तस्लीम किया है, उसको नज़ीर ज़रूरत के तहत तस्लीम करते हुए वक्त दिया है। मंदोखेल साहब ने कहा कि फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। मुसरत हिलाली साहिबा, उन्होंने कहा कि आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहाँ प्रोसीजर का है कि ट्रायल करेगा कौन। आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? ये जो मुल्क में 4 बार मार्शल लॉ लगा है, क्या इनमें से किसी को सज़ा सुनाई गई? अब परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला ये सामने आया तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। मंदोखेल साहब ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद में जजेस के नाम निकाल दिए गए। अब ये समाअत कल होगी और कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अब तक की समाअत से लगता यह है कि अदालत कहेगी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपनी अदालतों में रिमार्क्स कुछ और फैसले कुछ और देखे हैं। ये आईनी बेंच के सामने केस है, देखिए क्या बनता है। लेकिन जो नज़र आ रहा है, ख्वाजा हारिस साहब ने जब ये बताया कि मेरिट्स जो फौजी अदालतों में केस चले उनको नहीं देखा जा सकता, और फिर अदालत ने, हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि हमें रिकॉर्ड देखना होगा, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि एक केस का रिकॉर्ड दिया जा सकता है। अदालत ने कहा नहीं, अदालत रिकॉर्ड देखने का इख्तियार रखती है, तस्किरा नहीं करेंगे। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद सुपीरियर होकर आईनी बेंच के अरकान का कहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।